नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनम गोयल आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं इस चैनल पर। और ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप देख रहे हैं मौसम परिवर्तन चल रहा है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ भी रही हैं, तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। क्लासेस कंटिन्यू कीजिए राइस स्मार्ट के साथ। और इसी उद्देश्य से आज के सेशन में कुछ नया कंसेप्ट में लेकर कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ ऐसे डिस्कशंस लेकर आई हूँ जो अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और निरंतर आते रहे हैं और आते रहेंगे, तो इसीलिए चलते हैं उस पर चर्चा करने। लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हुए आगे की ओर, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि राइस स्मार्ट एप्लीकेशन पर है। राइस स्मार्ट का आप देख रहे हैं कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, एक ऐसा बैच जहां पर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक हमसे काफ़ी कंसर्न करते थे, इस चीज़ पे चर्चा भी रहती थी कि हम ऐसा कौन सा बैच ज्वाइन करें जहां हमें अलग अलग एसएससी के जो बैचेस हैं उन्हें ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही जगह बैठकर हम लोगों को यहाँ सारा कंटेंट मिल जाए। तो सारी समस्याओं का हल हो चुका है दोस्तों, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा बनाया गया है कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसने आपकी सभी परेशानियों का एक सॉल्यूशन निकाल दिया है कि ऐसा एसएससी की तैयारी की एक ही जगह बैठ कर एक ही बैच के द्वारा आप एसएससी के हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह का कंटेंट ओरिएंटेड ये सिलेबस है, ये ऐसा कोर्स है जिसमें आपको हर लेवल का जो है कंटेंट यहाँ कवर किया भी जाएगा। साथ के साथ काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसमें आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी कहीं जाने की। जैसे कि देख सकते हैं 3 घंटे की डेली लाइव क्लासेस, यानी ऐसी लाइव क्लासेस रहेंगी जिसमें आप 2 क्लासेस जो हैं 1.5 और 1.5 घंटे की, यानी 1.5 आवर्स की क्लास आप कवर करेंगे, जिसमें बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ आप और कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक पर एक बता दूं जानकारी कि टॉपिक पर मिलेगा एक बहुत अच्छा यहाँ पर स्टडी मटेरियल, यानी प्रत्येक दिन एक टॉपिक के साथ आपको स्टडी मटेरियल, जिस स्टडी मटेरियल में उस टॉपिक की बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ के साथ उस क्लास में होगा आपकी फैकल्टी की मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस के साथ, उन्हीं के साथ मिलकर उस विषय पर, उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आने वाले इंपॉर्टेंट एग्जाम्स बेस्ड क्वेश्चन, यानी ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आते रहे हैं और उम्मीद है आएंगे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पूछे नहीं गए हैं लेकिन पॉसिबिलिटी है आ सकते हैं। तो सोचिए आप हर डे क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ वीकली असेसमेंट टेस्ट, यानी ऐसा असेसमेंट टेस्ट जिसमें आप देखेंगे सप्ताह के अंत में, यानी जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसके आधार पर टेस्ट रहेगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि आपने जो पूरे मंथ में पढ़ा होगा, जो पूरे महीने में आपने पढ़ा है, उसके बेस पे रहेगा मंथली एग्जाम बेस्ड टेस्ट। यानी आप देखेंगे पूरे महीने में जो आने वाला मतलब आपने कंटेंट रेडी किया है उस पे ऊपर आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि आप कितने प्रिपेयर हैं, ठीक है। और इसी के साथ सेमेस्टर टेस्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो ये कोर्स है उसका एक ड्यूरेशन फिक्स है, जिसके तहत आप जो है सेमेस्टर वाइज भी प्रिपरेशन करके अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सपर्ट भी बना सकते हैं। फिर भी इस बीच अगर कोई रहता है डाउट, तो राइस स्मार्ट दे रहा है डाउट क्लियरिंग सेशन। तो इसीलिए जब डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा तो फिर तो कोई डाउट की गुंजाइश भी नहीं रह जाएगी। और लास्ट में आप देख रहे हैं जेनेरिक टॉपिक वीडियोस, ऐसा वीडियोस जिसमें आपके हर सब्जेक्ट को लेकर उनमें से काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ, महत्वपूर्ण चीज़ें आप देखते हैं, तो वो सबका जेनेरिक वीडियो भी इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो किस बात की देरी है, इस बात का लाभ उठाइए। नंबर घुमाइए 8282827099 पर, इंक्वायरी नंबर है हमारा। और मेरे बच्चों के लिए है डिस्काउंट, आप यूज़ कीजिए मेरा कोड SG500 और पाइए एक अच्छा खासा डिस्काउंट। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन कीजिएगा। और अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए, अपने सेशन को प्रोसीड करते हुए दोस्तों। तो देख रहे हैं पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट कंपोज बाय गांधी जी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना गांधी जी ने नहीं की थी, ठीक है। सर्वोदय, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो बहुत सीधा सा हमारा उत्तर आ जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, चाहे आप हिंदी में लिखेंगे चाहे आप इंग्लिश में, यही रहेगा। जिसके रचना किसने की थी,
जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। और आप जानते हैं इस किताब की जो विशेषता है, इसका जो मुख्य कंटेंट है, ठीक है, जिस पे आधारित है, विशेष आधारित है, एक सेकेंड रुकिएगा, यह पुस्तक प्राचीन भारत से लेकर नवीन युग या हम कहेंगे अंग्रेजी काल तक के विषय में लिखी गई है। समझ रहे हैं? और आप जानते हैं इस पे काफ़ी लोगों का योगदान भी रहा था, जैसे कि जब ये किताब की रचना कर रहे थे इस दौरान बीची बीच जो हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो जेल में भी रहे थे। और आप जानते हैं कि उस दौरान काफ़ी जो उनके साथ रहे थे, उस दौरान जो उनके साथ मौजूद थे, तो उन लोगों ने भी काफ़ी हद तक उनको कहते हैं ना ज्ञान दिया था, नॉलेज दिया था। जैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग नॉलेज है, तो उन्होंने भी काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूट भी किया था इसमें। साथ के साथ आप जानते हैं कुछ लोगों ने तो इनकी प्रूफ रीडिंग करना भी शुरू कर दिया था। तो 1944 में ये किताब लिखी जा चुकी थी, जिसका प्रकाशन होता है 1946 में, ठीक है। और बहुत अच्छी किताब पुस्तक रही है इस देश को जागृत, मतलब काफ़ी चीज़ बताने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं सर्वोदया की, ठीक है, और बात करते हैं हिंद स्वरा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, तो ये गांधी जी द्वारा लिखे गए थे, जहाँ पर उन्होंने इस दौरान मतलब माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में महात्मा गांधी जी की खुद की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, जैसे कि हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी जिस तरह से रही थी बिगनिंग से लेकर लास्ट तक, वो सब इसके बारे में लिखा गया। तो हिंद स्वराज में जहाँ तक उन्होंने लिखा है किस तरह से स्वराज के विचार को, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी हद तक फोकस किया था। तो ये रचनाएं जो हैं गांधी जी की थी, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। और इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड रुद्र सिम्हा थर्ड? निम्नलिखित में से किसने रुद्र सिंह तृतीय को हराया? श्रीगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, और ये प्रश्न कई बार अक्सर पूछा जाता है। तो उत्तर के तौर पर हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो यह एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हम कह सकते हैं गुप्त शासक रहा था, जिसने शासन किया 375 ईसा से लेकर 415 ईसा तक। और आप जानते हैं यह समुद्रगुप्त के पुत्र थे, यानी अगर बात करें इनके पिता की, तो वो अपने आप में इतने ज़्यादा बड़े योद्धा थे, जिनके जो दूर दूर तक विजयों की चर्चा की गई है, जिनके बारे में अभिलेख से काफ़ी हद तक जानकारी मिलती है। तो वही चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया, ठीक है, पराजित किया, ठीक है। और इस तरह से पराजित करने के बाद इन्होंने मालवा पर अधिकार भी किया। साथ के साथ इन्होंने इस अवसर पर चांदी के सिक्के चलाए थे, जो सिक्के किस बात की कहते हैं ना प्रतीक थे कि इनके विजय होने के, ठीक है। इस विजय के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा में चांदी के सिक्के चलाए, ठीक है। और साथ के साथ इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी थी इसके बाद? विक्रमादित्य, ठीक है। दरअसल ये बात होती है जब इनके बड़े भाई रामगुप्त का रुद्र सिंह तृतीय के साथ चल रहा होता है युद्ध, जहाँ रुद्र सिंह तृतीय ने रामगुप्त से समझौता करते हुए कहा कि अगर रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी ये रुद्र सिंह को सौंप दे तो यह युद्ध समाप्त कर देंगे। रामगुप्त को तो कहा था और रामगुप्त ने ऐसा कर भी दिया।
इसीलिए बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को इधर पराजित किया, उधर रामगुप्त को मार डाला और उधर उनकी पत्नी यानी अपने बड़े भाई की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये जो था कारण बनता है, जिसके बाद इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार भी किया था। साथ के साथ हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा था, जैसे कि यह माना जाता है गुप्तों का स्वर्ण युग माना जाता है। इनके शासनकाल में आए थे चीनी यात्री फाहियान, जिन्होंने बहुत हद तक जानकारी दी थी हमें। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो कालिदास जैसे जो हैं बड़े बड़े जो विद्वान थे, ठीक है, वराहमिहिर की बात करते तो वो इनके दरबार ही थे। ठीक है, तो इस तरह से इनके नवरत्न में भी काफ़ी जो है विशेषज्ञ और विद्वान लोग हुआ करते थे। तो ये थे कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके बारे में पढ़ना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? अगर हम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, और इसीलिए यहाँ पर आप जो है कंफ्यूज ना होइएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों ही अलग है, दोनों का कार्यकाल अलग है। ठीक है, दोनों का जो यहाँ पर रोल है उनके समय के अनुसार अलग अलग था। लेकिन जब यहाँ पर बात करते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो उत्तर के तौर पर आ जाता है हमारा उत्तर वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसका समय काल 1772 से 1885 तक 1785 तक रहा था। ठीक है, साथ के साथ इन्होंने इनके काल में एक महत्वपूर्ण क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, जिस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, एक सेकेंड रुकिएगा, ये कुछ ज़्यादा ही दौड़ रहा है, भाग रहा है। ठीक है, बट इतना इसको समझा देते हैं कि एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत ये बनते हैं क्या, जिसके तहत ये बनते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन अगर जो मैंने अभी वर्ड यूज़ करा भारत, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आगे जाके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, तब कौन होते हैं, तब बनते हैं आपके विलियम बेंटिक, जिसका शासनकाल आगे आता है। ठीक है, तो इसे देखते हैं, इनके इस के अनुसार यह बंगाल के गवर्नर, बंगाल के, ठीक है, गवर्नर से गवर्नर जनरल हुए। क्योंकि अगर बात करें तो अभी कहाँ के हैं, सिर्फ बंगाल के। ठीक है, दूसरी बात, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने की भी बात की जाती है। ठीक है, साथ के साथ हम देखते हैं 1780 में J.A. हिक्की ने इन्हीं के शासनकाल में चलाया था भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गैजेट। अब आप लोग चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में, तो उत्तर इसी तरह से लिखा जाएगा, द बंगाल गैजेट। ठीक है, दूसरी बात, इन्हीं के शासनकाल में महत्वपूर्ण रूप से विलियम जोन्स ने भी स्थापित किया था क्या, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अगेन आप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को किसी भी तरह से लिखें तो लिखेंगे आप इसी तरह से, समझ रहे हैं, यानी आपको अंग्रेजी में और हिंदी में सेम तरह से लिखना होगा। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ही हिंदी में था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हिंदी में ही था। इसी तरह से द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कार्य कर रही थी भारत के कल्चर को जानने के लिए, भारत के जितनी भी चीज़ें हमारे इतिहास के अध्ययन के लिए उस कहते हैं ना उद्देश्य से, उस इंटेंशन से स्थापित किया गया था। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षिक संस्था थी। ठीक है, तो वहीं पर हम देखते समाचार पत्र। तो इस तरह से हेस्टिंग के काल में बहुत सारे कार्य होते हैं, इसलिए वॉरेन हेस्टिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अक्सर ये प्रश्न बने रहते हैं। तो इन तरह से आपको ये तैयार करने होंगे। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, नेम ऑफ द प्लेस वेयर द फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। उस स्थान का नाम जहां महात्मा गांधी ने
प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऑप्शंस क्या कहते हैं दोस्तों? चंपारण, बॉम्बे, दिल्ली, बड़ौदा। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यानी सिंपल कहा जा रहा है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो जिस तरह से कांग्रेस के स्थापना के साथ बाद में हमारे राष्ट्रवाद को 3 चरणों में देखा गया था। तो प्रथम 2 चरण जो थे कांग्रेस के उग्रवादी दल, उदारवादी दल का था, लेकिन तीसरा युग जिसे कहते हैं गांधी युग शुरू होता है आपका दोस्तों, ठीक है, 1915 से लेकर 1948 तक, यानी 1948। ओके। और इस गांधी युग के तहत इनकी जो शुरुआत थी, जो दौर था जिससे अपने गांधी जी ने पहचान बनाई थी, शुरुआती के 3 आंदोलन, वो 3 आंदोलन कौन से थे? जिसमें से पहला आंदोलन आपका आता है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जो आपका 1917 ईसा में चलाया गया। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाना चाहिए? चंपारण सत्याग्रह। आप जानते हैं बिहार में स्थित चंपारण सत्याग्रह नील कृषकों के लिए यह आंदोलन चलाया गया, जिन्होंने अंग्रेजों के कहने पर जबरदस्ती में नील की खेती करने पर अब 20वीं शताब्दी के दौरान उसके नुकसान के कारण विरोध किया। अंग्रेजों का विरोध किया, मना किया, हम ये खेती नहीं करेंगे। जहां पर जब ये आंदोलन चलाया गया, इसकी बागडोर गांधी जी ने संभाल ली थी। जहां पर यह आंदोलन होता है सफल, और गांधी जी ने इस तरह से अपनी पहली बार पहचान स्थापित कर ली थी, जहां पर इन्हें कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? महात्मा। तो वहीं पर दोस्तों हम दूसरा आंदोलन देखते हैं, जिसे आप कहते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। समझ रहे हैं? यानी कि जो अहमदाबाद के मिल मजदूर थे, वो इस मिल के मालिक के विरोधी हो गए थे, क्योंकि जो बोनस देने की बात हुई थी, प्लेग में भी ये काम कर रहे थे मजदूर, तो बोनस देने की बात की गई थी, जो बोनस दिया जा रहा था, लेकिन अब वो बोनस समाप्त करने की बात हुई, जहाँ पे काफ़ी सारे जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर उतर आए थे। अगेन गांधी जी ने यहाँ पर वर्कर्स के फेवर में इस आंदोलन की बागडोर को संभाला था और यहाँ पाई थी सफलता, ठीक है। तो वहीं पर तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन इन्होंने चलाया था खेड़ा सत्याग्रह, यानी ये उन किसानों के लिए था दोस्तों जो अपना कर अंग्रेजी सरकार को नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि प्लेग जैसी बीमारियां जो इस समय फैल रही थी, उसके कारण एक तो खर्चा अलग जो है, ऊपर से महामारी के साथ जो इन लोगों का क्या था, पतन हो रहा था, कार्य मतलब आप देखते हैं बहुत परेशानी में थे ये लोग। तो ऐसे में जहां ये किसान काबिल नहीं थे कि ये कर नहीं दे पा रहे, लेकिन अंग्रेजी सरकार ज़बरदस्ती इन पर दबाव बना रही थी, जिसका विरोध करने पर गांधी जी के हालांकि सहयोग में वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक भी यहाँ पर जो है कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में सहयोगी बनी रहे थे, जिनके सहयोग की वजह से ये आंदोलन भी काफ़ी हद तक सफल जब होता है, तो यहाँ पर सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि जो लोग केवल मतलब टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए सक्षम है, वही लोग इस कर को देंगे। तो इस तरह से ये आंदोलन आगे जाके महत्वपूर्ण जो है, ये 3 आंदोलन शुरुआत के रहे थे, जिन्होंने गांधी जी के करियर में एक छाप छोड़ दी थी और आज तक वो कहलाते हैं भारत के राष्ट्रपिता, ठीक है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और दोस्तों, रजिया सुल्तान गॉट मैरिड टू, रजिया सुल्तान का विवाह हुआ याकुत अल्तुनिया एतिगिन जुनैदी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर बात की जा रही है रजिया सुल्तान की, क्योंकि रजिया सुल्तान एक महत्वपूर्ण सुल्तान रही मध्यकालीन भारत, जिनका शासनकाल 1236 से 1240 ईसा तक रहा था। आप जानते हैं दरअसल इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अक्सर प्रश्न क्या होता है कि ये किसकी पुत्री थी, तो यह इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। समझ रहे हैं? साथ ही साथ एक विशेष रूप से जो प्रश्न निरंतर इनसे आता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है रजिया से, वो ये मेडिवल इंडिया की मतलब मध्यकालीन भारत की पहली
महिला स्त्री, एक मात्र हम जो देखते हैं महिला स्त्री जो हमें नज़र आती हैं, यानी हमें जो दिखता है मेडिवल फर्स्ट मतलब विमेन रूलर हमें नज़र आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाम अंकित किया जाता है उसमें कौन आ जाता है? सल्तनत की एकमात्र हमारी आती है रज़िया सुल्तान, यानी फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो लिखते हैं यह मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका हुई। आप जानते हैं दोस्तों, आपने एक बड़ी चटपटी सी बात सुनी है किसके बारे में? रज़िया के बारे में। रज़िया गुंडों में फंस गए। दैट्स ट्रू। दरअसल गुंडे कोई और नहीं, ये जो चारों मंत्री थे, मंत्री तो और भी थे पर इनका चारों का किरदार कुछ अलग ही था यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं रज़िया की, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अल्तून, ये जो एतिकीन और अल्तून, ये जुनैदी जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऊंचे पद पर थे तो थे, लेकिन यहाँ पर मेन किरदार आपको नज़र आ रहा है अल्तूनिया। अल्तूनिया दरअसल इनका भटिंडा का गवर्नर था, जिन्होंने एक प्रस्ताव रखा था विवाह को लेकर, किसके सामने? रज़िया के सामने दोस्तों। लेकिन जब रज़िया ने उसका विरोध किया, मतलब उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, तो इन्होंने एक तरह से घोषित कर दिया था विद्रोह रज़िया के खिलाफ। जिस विद्रोह को शांत करने के लिए जब उन्होंने एक तरह से प्रयास किया तो वहाँ पर दबाव बनाया गया, जिसके कारण बाद में उन्होंने अल्तूनिया से विवाह किया। लेकिन जब ये बात बाकी के मंत्रियों को पता चला, हालांकि यहाँ पर याकूत जो हैं जिनसे ये प्रेम करती थी रज़िया, इच्छापूर्वक उनसे विवाह तो नहीं कर पाई क्योंकि ये मारे गए, और बाकी के ये जो आप देख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको मंत्री, इन्होंने रज़िया और अल्तूनिया के विवाह पर एक षड्यंत्र बना लिया था। रज़िया के छोटे भाई बहराम शाह को कहा कि तुम्हारा स्थान जो है वो आगे जाके रज़िया को तो है ही, मिला ही, प्राप्त हुआ है, लेकिन उसके बाद अल्तूनिया को प्राप्त हो सकता है। इसी कारण बहराम शाह ने इनके दबाव, मतलब कहते हैं ना, इनकी बातों में आकर जो है यहाँ पर कहते हैं कि रज़िया और जो अल्तूनिया थे इनको मौत के घाट उतरवा दिया था। ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं। इनका विवाह अल्तूनिया से हुआ था। ठीक है, और अल्तूनिया कौन था? अल्तूनिया रज़िया का भटिंडा का गवर्नर था। समझ रहे? तो इस तरह से कई अलग अलग तरह से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है, तैयार रहना है। और चलते हैं अगले प्रश्न की और। क्या कहता है भाई ये प्रश्न? सारनाथ पिलर वॉज बिल्ट बाय, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था हर्षवर्धन, कनिष्क, अजातशत्रु, अशोक। अगेन बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सारनाथ स्तंभ। ठीक है, और सारनाथ स्तंभ अभिलेख की बात करते हैं तो नाम आता है अशोक का। ठीक है, तो सारनाथ स्तंभ अभिलेख जो किसके द्वारा लिखवाया गया था? अशोक द्वारा लिखवाया गया था। ठीक है, या फिर निर्माण कराया गया था, जिसमें हमें क्या क्या नजर आता है? हमें इस सारनाथ स्तंभ अभिलेख में नजर आता है सारनाथ महत्वपूर्ण क्यों है। अशोक ने, जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, उसने बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों पर काफ़ी सारे अभिलेख भी लिखवाए थे। इन्होंने इस धर्म से संबंधित एक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है स्तूप, इस तरह से अशोक ने अपने काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें से काफ़ी सारे नष्ट भी कर दिए गए थे। ठीक है, तो सारनाथ महत्वपूर्ण क्यों था अशोक के लिए? क्योंकि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने यहाँ प्रथम उपदेश
दिए थे। जिस अवस्था को कहा जाता है इस धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन। इसको इस तरह से लिखेंगे, प्रवर्तन, ठीक है, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन इस तरह से कहा जाता है, जो महात्मा बुद्ध की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। ठीक है, जिन अवस्थाओं की बात करते हैं, जैसे महाविनिष्क्रमण भी रहा है, ठीक है, और आगे निर्वाण भी होता है, ठीक है, महापरिनिर्वाण भी होता है, ठीक है, उनमें से एक अवस्था ये रही थी। ठीक है, इस अभिलेख में मतलब इस स्तंभ में देखा जाए, स्तंभ में 4 मुख वाला शेर का शीर्ष बना हुआ है और अगर इसे कहा जाए तो ये हमारे क्या राष्ट्रीय जो ध्वज है उसके एक धरोहर, मतलब आपको मतलब जो कहते हैं ना नेशनल सिंबल एक जो हमें नज़र आता है उसे ये डिक्लेयर किया गया। साथ में इसमें क्या है, ठीक है, चक्र है जिसमें एक चक्र भी अंकित है। दरअसल ये जो चक्र है इसे ही धर्म चक्र कहा गया है। ठीक है, ये धर्म चक्र जो है जिसे अशोक चक्र भी कहते हैं, और ये अशोक चक्र आज हमें किस में नज़र आता है, हमारे तिरंगे झंडे में। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम अपने राष्ट्रीय पशु की भी बात करें तो हम सभी जानते हैं, ठीक है, इससे ही प्रेरित। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कमल, आप जानते हैं कि दरअसल कमल का जो ये शेरों वाला जो मैंने आपको शीर्ष बताया है, जो चारों मुख में होता है, ये इस बात का प्रतीक है कि चारों दिशाओं में अशोक, सम्राट अशोक का शासन हुआ करता था। और दरअसल ये जिस पर बना है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो इस तरह के लोटस, इसमें और क्या नज़र आता है आपको, लोटस के पैटल्स के उल्टे ड्रम शेप में उस तरह से उस पर निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसमें कमल का फूल उल्टी दिशा में बनवाया गया है। मतलब उल्टी दिशा से मेरा अर्थ है कि कमल का फूल जैसे इस तरह से होता है ऊपर, ये दरअसल ड्रम शेप में है। ठीक है, उल्टे आकार में इस तरह से बना हुआ है। तो ये सब हमें सारनाथ स्तंभ अभिलेख पे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है, जिसे अगर हम देखें तो हमारे राष्ट्रीय बहुत सारे जो सिंबल्स हैं वो यहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं चर्चा की और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, Which one of the following was not a ruling dynasty of the Tamil country during the संगम? निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग के दौरान तमिल देश का सत्तारूढ़ राजवंश नहीं था? तो क्या है ऑप्शंस, पांड्या, चेर, चोल, पल्लव। वैसे अगर बात करें तो यहाँ पे पूछ रहे हैं संगम युग के दौरान तमिल देश का सत्तारूढ़ नहीं की जब बात आती है तो हमारा उत्तर हो जाता है पल्लव वंश, क्योंकि अगर हम तीनों वंशों की बात करें तो ये तीनों वंश संगम जो युग थी उसके दौरान माने जाते हैं। लेकिन पल्लव की बात करें तो पल्लव वंश जो है, ठीक है, पल्लव वंश की बात करते हैं तो पल्लव वंश के शासक जिसे संस्थापक जो हैं, जहां पर स्पष्ट नहीं है लेकिन यहाँ पर सिम्हा को जो है संस्थापक के रूप में माना जाता है, जिनकी राजधानी जो थी, जिनकी कैपिटल जो है हम कहेंगे कांचीपुरम, मतलब जो इतिहासकारों द्वारा बताई गई है वो क्या है, कांचीपुरम। ठीक है, ये भी आपका तमिलनाडु, यानी आप कह सकते हैं ये तमिल देश में ही था, जिस तरह से ये तीनों संगम युग के दौरान रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि जब यहाँ पर मतलब दक्षिण भारत की ओर जो इससे पहले शासन कर रहे थे सातवाहन वंश, दरअसल सातवाहन वंश के डिक्लाइन होने पर, उनके पतन होने पर ही इनकी स्थापना मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये उनके जो हैं क्या कहलाए जाते हैं, कुलीन कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो यह है पल्लव
यह पल्लव सातवाहन वंश के कुलीन माने जाते हैं, जिस पर कई बार वाद विवाद भी है इस बात को लेकर। इस वंश के प्रतापी शासक की अगर बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब विद्वान शासक, प्रतापी शासक जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, वो थे महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, इस वंश के प्रसिद्ध शासक महेंद्र वर्मन ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात करते तो आर्किटेक्चर को लेकर यानी स्थापत्य कला को लेकर भी इनकी कूट कूट कर तारीफ की गई है। फिर वो चाहे अगर हम महाबलीपुरम का शोर मंदिर की बात करते हैं जो इनके द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अन्य मंदिरों की विशेषताओं में भी इनका नाम आता है। ठीक है, जो काफ़ी हद तक छाप छोड़ के इस तरह से गए थे, जो आगे जाकर हमारे दक्षिण भारत की जो कहते हैं ना कला संस्कृति थी उसमें एक अपना प्रभाव छोड़ गए, जो आगे तक भी इसे बनाए रखा गया था। तो इस तरह से ये जो है ऑड वन आउट को लेकर काफ़ी सारे साउथ इंडियन डायनेस्टी से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपका यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो चुका है पल्लवों को लेकर। ठीक है, तो इन्हें अलग रखना है, अलग करना है, इस तरह से हमें इसको समझना है। और इसी के साथ चलते अगले प्रश्न की और वक्त को ज़ाया किए बिना ही क्या कहता है अगला प्रश्न, विच बैटल फॉट इन 1529 बाय द मुगल एम्परर बाबर। मुगल बादशाह बाबर ने 1529 में कौन सी लड़ाई लड़ी थी। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या कहता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। यानी अगर देखा जाए तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ऑप्शन जो है हमें बाबर के ही युद्ध के दिए हैं। ठीक है, इसमें बाबर ने ही चारों युद्ध लड़े अलग अलग वर्ष में। जैसे प्रथम पानीपत का युद्ध जो था वो 1526 में लड़ा गया था। ठीक है, तो वहीं पर अगर बात करते हैं खानवा का युद्ध अगले ही वर्ष 1527 ईसा में लड़ा जाता है, जिसमें यहाँ पर भले ही पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन थे इनके साथ शामिल, यहाँ पर शामिल होते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो बाबर से यहाँ पर हुए इस युद्ध में मतलब कहते हैं पराजित। ठीक है, साथ के साथ इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात क्या है कि खानवा का युद्ध जिसमें नाम सुनाए जाने माने शासक राणा सांगा का, वो राणा सांगा जिनकी बात करते हैं हम लोग कहते हैं एक बहुत बड़े योद्धा, वो भी पराजित होते हैं बाबर से खानवा के युद्ध में। तो वहीं पर हम देखते हैं मेदिनी राय जिन्होंने 28 में अगले ही वर्ष 1528 ईसा में चंदेरी का युद्ध बाबर से लड़ा था, इसमें भी बाबर की विजय हुई। और साथ के साथ हम देखते हैं अंतिम जो युद्ध होता है 1529 ईसा में, ये आ जाता है हमारा उत्तर घाघरा का युद्ध। यानी अब हम बात करते हैं यहाँ पर घाघरा के युद्ध की। ये घाघरा के युद्ध जो है बिहार क्षेत्र में घाघरा नदी के पास जो है लड़ा जाता है। और हम देखते हैं 1529 में यानी बाबर द्वारा लड़ा गया ये अंतिम युद्ध था, जिसमें एक तरफ था बाबर, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी का बेटा महमूद लोदी। आप जानते हैं कि दरअसल महमूद लोदी पहले भी बाबर के आतंक से घबराकर राणा सांगा के पास शरण लेने आए थे। जिन राणा सांगा के पास जब कोई शरणार्थी आया तो दरअसल ये कारण बना था इस युद्ध के आरंभ होने का, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। कारण तो बहुत है लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण ये हमें नजर आता है इतिहासकारों द्वारा। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर राणा सांगा जो है पराजित होते हैं तब वो भागते हैं यहाँ इधर की ओर, लेकिन इन्होंने एक समय पर निश्चय कर लिया था जो बाबर के खिलाफ ये युद्ध लड़ेंगे। और ये आप जानते हैं कि इन्होंने सोचा कि कब तक लोदी वंश का अंतिम सितारा हूँ, कब तक यूँ भागूंगा, बाबर से क्यों ना एक बार लड़ाई करके आजमा लिया जाए। तो ये जो महमूद लोदी का विचार था ये गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि कहते हैं कि लोदी वंश का अंतिम सितारा हमेशा के लिए जो है ये जो सूरज था इस कुल का वो डूब गया था, ये पराजित हुआ, मारा गया। साथ के साथ ये भारत का ऐसा युद्ध था जो जल और थल
दोनों पर लड़ा गया। समझ रहे हैं आप? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भूलेंगे नहीं, इसको आपको पढ़ना है। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। और यह एक अलग अन्य तरीके से पूछा जा सकता है, बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बाद बाबर की जो थी मृत्यु हो जाती है 1530 में। बाबर का शासनकाल मात्र फिर इतना ही रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, बाबर ने जो शासन किया था 1526 से 1530 ईसा। और आप जानते हैं कि बाबर ने जो हर एक साल युद्ध किया था ना, हर एक साल युद्ध में सबसे अच्छी चीज़ उसने क्या की थी, हालांकि बहुत कम समय तक के शासन किया, लेकिन हर साल अपने हर एक कॉम्पिटिटर का सफाया कर उसने एक मजबूत मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इस तरह से बाबर जो है कभी यहाँ पर जो युद्ध थे उसमें पराजित नहीं हुआ था, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि पानीपत का युद्ध जिसमें बाबर लेकर आया था पहली बार तोपे, मतलब इसके पास टेक्नोलॉजी तो थी, साथ के साथ स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। जैसे हम देखते हैं कि युद्ध लड़ने की कोई ना कोई पद्धति होती है, कला कहते हैं ना, कला पद्धति होती है, वॉर स्ट्रैटेजी होती है। उस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से बाबर ने यूज़ किया, इसलिए बाबर कभी पराजित नहीं होता था, जिससे सीख ली थी एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति ने। कौन थे वो व्यक्ति, इसके साथ मैं लगाती हूँ प्रश्न चिन्ह। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये आगे जाके हुमायूं के साथ उन्हीं का होता है। इस तरह से बवाल की कुछ समय के लिए हुमायूं को जाना पड़ता है। कौन थे वो व्यक्ति, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आज हमारा तो यहाँ था इस सेशन में, यहीं तक का सफ़र। कैसा रहा सेशन, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर से मिलूंगी मैं एक अगले सेशन में, नए कंसेप्ट, कुछ नए क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने वाले हैं। फिलहाल दीजिए मुझे आगे, टाटा बाय बाय।